लास्ट क्लास में देखा था कि जो स्टेबिलिटी होता है वो एनर्जी के टर्म्स में देखा था। क्या देखा था कि उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी के टर्म में क्या देखा था, एनर्जी घटती है इसीलिए स्टेबल होता है, और एनर्जी घटती है वो बाहर निकलता है किस फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो जब भी किसी न्यूक्लियस को हम बनाते हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस बाय असेंबलिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम इन्फिनिटी, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकल जाता है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सिस्टम इस अमाउंट से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, सिस्टम इस अमाउंट से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं फोर्स के टर्म में। ठीक है, हम कहते हैं दैट एक स्ट्रेंज चीज है कि इतने नजदीक में अगर न्यूक्लियंस हैं, पर्टिकुलरली प्रोटॉन्स हैं, अगर प्रोटॉन्स इतने नजदीक में हैं, उनके पीछे कितना ज्यादा फोर्स और रिपल्सन होगा, फिर भी वो इतने नजदीक हैं, इसका मतलब है कि वो बंधे हुए हैं। कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जरूर है जो इस रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा ताकतवर है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स जरूर है जो इस रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा ताकतवर है, जो इसको बांध के रखे हुए है। उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग विदिन द न्यूक्लियस that binds the nucleons together। ये न्यूक्लियस को बांध के रखता है। पेपर डिस्कस करने मैंने कहा था कि आज मैं भूल गया था। आज मैंने कहा था, मैंने आज का नाम कहा था पेपर डिस्कस करने के लिए। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर शेयर किया है क्या? नहीं सर। तो एक काम करते हैं, 1 घंटे पढ़ाने के बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे, फिर दोबारा जुड़ेंगे और पेपर डिस्कस कर देंगे लास्ट के हाफ एन आवर। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होता है, वो न्यूक्लियस होते हैं और वो उसको बाइंड करते हैं। नाउ इसका न्यूक्लियस के भीतर एक दूसरा फोर्स है, उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है जरा समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। पहला, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में जितना ये फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में ये सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, ये जो है नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, इससे स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है। सबसे ताकतवर फोर्स पूरे नेचर में यही होता है। ठीक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स। दूसरा, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, इसका मतलब क्या है? ये फोर्स बहुत कम दूरी पे एक्ट करता है। ये फोर्स बहुत कम दूरी पे एक्ट करता है। जब सेपरेशन लेस देन इक्वल टू 10 फेम्टोमीटर या 10 फर्मी हो तभी एक्ट करता है। यानी जब करता है तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन करता कब है? जब इनके बीच की दूरी, जब दो पार्टिकल के बीच की दूरी किससे होती है? कम, 10 फर्मी या 10 फेम्टोमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 10 एग्जैक्ट ये नहीं है, बट जो भी है, जब दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये एक्ट नहीं करता है। तो ये वेरी शॉर्ट रेंज, यानी इसकी चारों तरफ जो फील्ड है जहां तक ये फोर्स एक्ट कर सकता है वो बहुत छोटा स्पेस है। इसका मतलब है अगर दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम होगी, इसका मतलब क्या हुआ? इफ एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम होगी, तो सोचो 1 एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ा है कंपेयर टू 1 फर्मी के। 10 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। तो नो न्यूक्लियर फोर्स, यहां कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। नो न्यूक्लियर फोर्स, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका रेंज इनफाइनाइट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत छोटा होता है। यानी जैसे ही दूरी थोड़ी बढ़ेगी न्यूक्लियर फोर्स वैनिश हो जाएगा।
न्यूक्लियर फोर्स तभी ऐड करता है जब डिस्टेंस 10 फर्मी से कम होता है न्यूक्लियस के बीच में। तीसरा, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स वही होगा जो दो न्यूट्रॉन के बीच में होगा और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होगा। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दो प्रोटॉन के बीच में, दो न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम होता है। एफ न्यूक्लियर इज सेम। एग्रीड? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, लेकिन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस फोर्स से, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस न्यूक्लियर फोर्स से, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स से, वो इक्वल होती है, तीनों इक्वल होती है। लेकिन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बताओ क्या है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट इक्वल। ये तो यहां पर है दो प्रोटॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी है? 0। ये 0 है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी है? 0 है। एग्रीड? ये चार्ज ही नहीं है इसकी। इसीलिए अगर नेट फोर्स की बात करें तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट सेम है। सिर्फ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ ऐड करता है रिपल्सन का इसके बीच में। किसके बीच में? प्रोटॉन के बीच में, और किसी में ऐड नहीं करता। इसीलिए अगर नेट फोर्स की बात करें, तो इसमें जो होगा नेट फोर्स, ये और ये अट्रैक्शन, ये 0, इन दोनों में सेम होगा। इन दोनों में क्या होगा? सेम होगा ना। लेकिन यहां पर कम होगा ना, कम होगा कि नहीं? क्योंकि यहां दो चीज हो रहा है, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी, तो नेट अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। नेट फोर्स यहां पे सबसे कम होगा, इन दोनों में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना क्या पूछा है। अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा है तो सबसे ज्यादा इस पर रिपल्सन का, इन दोनों पे 0। एफ न्यूक्लियर पूछा है, तीनों पे सेम। एफ नेट पूछा है तो सबसे कम यहां होगा, क्योंकि यहां अट्रैक्शन और रिपल्सन का वेक्टर सम होगा, तो नेट अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। और इन दोनों में सिर्फ न्यूक्लियर है, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका सबसे कम होता है। ठीक है। अगला, ऑल्दो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी चीज का, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो स्पिन होता है। एक किसी चीज का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स निकलता है, उसको बोलते हैं स्पिन। तो हर सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो स्पिन, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर पैरेलल स्पिन है तो अट्रैक्शन होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर एक और इसकी खासियत जो है होती है, वो क्या होता है? एक तो ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्स को तुम किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स का कोई सीधा साधा कूलम्ब्स लॉ जैसा और ये सब कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स हैव नो फॉर्मूला, इट इज नॉट। चौथा, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंपल फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पांचवा, भले ही ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, बट स्पिन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी दो न्यूक्लियन के बीच में पैरेलल स्पिन है, समझो
अगर पैरेलल स्पिन है तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है, और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो वीकर अट्रैक्शन होता है। ठीक, अगला क्या होता है जी? अगला प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज अगर हम प्रोटॉन की बात करें, और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, उससे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, सो देखो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ग्राफ्स। अगर तुम्हारे पास ऐसा है, क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ है। किसमें? ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ है। किसमें? न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0। जब ये बहुत नजदीक आएगा, किससे कम? 10 फर्मी के नीचे, तो ये अट्रैक्शन शो करना शुरू करता है ऐसे करके, और फिर यहां पर आगे बढ़ने लगता है। समझ रहे हो? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0, क्योंकि फोर्स नहीं होता है। यहां के बाद एट्रैक्टिव फोर्स ऐड करता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? मिनिमम, और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ने लगता है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है मिनिमम, और ये इनके बीच की इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है। अब अगर तुम पढ़े होगे F इक्वल टू होता है -du/dr। F इक्वल टू होता है -du/dr। तो यहां देखो, यहां पर पोटेंशियल, यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। बताओ, यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, यानी फोर्स क्या है? नेगेटिव है। और फोर्स नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप क्या है? यहां पर पॉजिटिव है, यानी फोर्स क्या है? नेगेटिव है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां फोर्स कितना है? 0। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके लेफ्ट में यहां पर स्लोप क्या है? यहां पर बताओ, नेगेटिव है, फोर्स क्या है? पॉजिटिव, यानी रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है। अब अगर तुम यही ग्राफ प्लॉट करोगे, किसमें? ये ग्राफ अगर तुम प्लॉट करोगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ, किसके केस में? प्रोटॉन में, जिसमें रिपल्सन भी है, प्रोटॉन में। ये ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या है? समझो, पहले जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था नजदीक, तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स था ही नहीं। कौन सा फोर्स था? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इसीलिए यहां देखो, यहां पर ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, यानी रिपल्सन। यहां पे स्लोप है नेगेटिव, फोर्स है पॉजिटिव, यानी सिर्फ रिपल्सन ऐड कर रहा था। यहां फोर्स कितना हो गया? 0। ये वो पॉइंट है जहां पे यहां के बाद जब बहुत नजदीक आ गया, जब बहुत क्लोज आ गया, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक्ट करना शुरू किया। तो अब क्या हो गया? फोर्स घटने लगा, नेट फोर्स।
क्योंकि यहां पर फोर्स जो था ज्यादा था रिपल्सन का, पर जैसे पास आ रहा है देखो स्लो का मैग्नीट्यूड घट रहा है। क्यों घट रहा है? अब अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी क्रिएट हो रहा है और यहां पर आकर दोनों बैलेंस हो जाएगा। इस पॉइंट पे रिपल्सन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर जब अंदर जाओगे यहां पर इसके लेफ्ट में न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए यहां फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव आएगा, नेट फोर्स अट्रैक्टिव आएगा। ये इसको क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा यहां तक। यहां के बाद यहां फिर से फोर्स जीरो होगा और यहां पोटेंशियल मिनिमम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद और नजदीक लाओगे तो न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो जाएगा। तो ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स जनरली अट्रैक्टिव होता है, बट बहुत 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 नजदीक कर दोगे तो रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक, ये सब फैक्ट्स है जो तुमको याद रखने हैं। ठीक है, अरे नॉन सेंट्रल फोर्स भी है ना? हाँ ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, सातवां इसका प्रॉपर्टी है, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। यानी डू नॉट एक्ट, इट डू नॉट एक्ट along the line joining the two particles. It do not act along the line joining two particles. आठवां, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नहीं मानता है। यहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट डू नॉट ओबे, इट डू नॉट ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और आपको किसी ए पार्टिकल पे फोर्स निकालना है बी और सी के कारण। अगर हमको किसी ए पार्टिकल पे फोर्स निकालना होता है तो ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, हम पहले क्या करते थे? पहले बी के कारण ए इंडिविजुअल निकाल के वेक्टर सम कर देते, बट यहां नहीं होगा। बट यहां नहीं होगा। यहां पर एक अगर प्रेजेंट है और दो प्रेजेंट है तो फोर्स अलग अलग लगाता है। तो आप सुपरपोजिशन नहीं लगा, आपको किसी एक पे फोर्स लगाना है। अगर वो अकेला, अगर ए और बी है तब बी जो फोर्स लगाएगा, और ए बी और सी है तो सी के आने के बाद जो बी फोर्स लगाएगा ए पे ही, वो बदल जाएगा, जिसके बाद सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होता है। आठवां, नौवां, बिकॉज ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, हम ये मान के चलते हैं ये सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर पे ही लगता है। बिकॉज इट एक्ट्स, हम कहते हैं इट एक्ट्स बिटवीन इमीडिएट नेबर्स ओनली, इमीडिएट नेबर्स ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो ये एक न्यूक्लियन है, 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 इस तरह से है। इस तरह से मान लो कुछ न्यूक्लियन, तो ये जो न्यूक्लियन है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस न्यूक्लियन पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं लगेगा। इस न्यूक्लियन के ऊपर सेंट्रल न्यूक्लियन जो इसके साथ इमीडिएटली टच कर रहा है वही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है उसके रेंज से बाहर हो गया, ये जो है उसकी रेंज से बाहर हो गया, या उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। बट हम इन जनरल मान के चलते हैं कि जो इसका इमीडिएट पड़ोसी, जो मेरे बगल में खड़ा है, मेरे फोर्स लगा रहा है, जो मेरे बगल के बगल खड़ा है वो मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है। सो इसको इसी बोलते हैं, ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है? इट शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी, यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, इट शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये इमीडिएट नेबर के ऊपर ही ऐड करता है। ठीक है, ये सब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है। इसमें एक्सचेंज पार्टिकल को बोल, हाँ एक्सचेंज फोर्स कैसे होता है? एक्सचेंज जो थ्योरी है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट तुमको बता देते एक्सचेंज फोर्स का मतलब क्या होता है। होता क्या है कि जब भी कोई, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज जो है थ्योरी, जब भी कोई फोर्स ऐड करता है वो एक इंटरमीडिएरी के थ्रू ऐड करता है। वो उसमें एक ऐसा इंटरमीडिएट पार्टी उसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल जो क्वांटम फिजिक्स में दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि दो डॉग्स हैं, दो डॉग हैं, कुत्ते हैं, और वो एक बोन जो है, एक बोन का एक एंड ये पकड़े अपने माउथ में, एक एंड ये पकड़े, और दोनों छोड़ नहीं रहा है।
तो यानी कि एक डॉग दूसरे पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है, किसके थ्रू लगा रहा है? बोन्स के थ्रू। एक बोन है और उसको ये और ये पकड़े हुए हैं, तो पकड़े हुए तो क्या होता है, एक अपने मुंह में इसको दबाए इस एंड को, एक इसको दबाया, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहा है उसमें इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है ये बोन। उसी तरह से जब भी कोई फोर्स ऐड करता है, एक बोन जिस तरह है, एक पार्टिकल होता है जो उसको क्या बोलते हैं, उसको मीडिएट करता है, उसको मीडिएट करता है। उसका नाम एक्सचेंज थ्योरी में, फिर बता रहा हूं सिलेबस में नहीं है, एक्सचेंज थ्योरी में उसका नाम दिया गया था कुछ इस टाइप से। क्या क्या था? हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्स हैं? हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, चौथा होता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो ये है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो न्यूक्लियस के भीतर एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी रेंज इनफाइनाइट होता है, ठीक। इसका रेंज इलेक्ट्रोवीक का बहुत छोटा होता है, स्मॉल रेंज होता है, इसका भी बहुत स्मॉल रेंज होता है। वैसे इलेक्ट्रोवीक का हम कह सकते हैं कि ये इसका भी इनफाइनाइट होता है। देखेंगे इलेक्ट्रोवीक क्या होता है। हर एक में एक्सचेंज पार्टिकल का नाम दिया गया था, यहां दिया गया था एक्सचेंज पार्टिकल का नाम ग्रेविटॉन्स, यहां दिया गया था फोटॉन्स, यहां नाम दिया गया था बोसोन्स, और यहां दिया गया था मेसोन्स। जब भी ग्रेविटी ऐड करते हैं एक्सचेंज पार्टिकल होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज थ्योरी एक एक्सचेंज पार्टिकल बोन्स की तरह होता है। मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। तो बिकॉज का रेंज इनफाइनाइट है, इसका मास कितना होगा? 0। मास ऑफ ग्रेविटॉन कितना होगा? 0, क्योंकि रेंज इनफाइनाइट है। मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, इसका रेंज क्या है? इनफाइनाइट। तो फोटोन का मास कितना होगा? 0। इसका रेंज भी कितना है? इनफाइनाइट। बोसोन का मास भी कितना होगा? 0। बट इसका रेंज बहुत छोटा है, तो मेसोन का मास बहुत बड़ा होगा, इसका मास होगा लार्ज। इसको डिटेक्ट किया जा चुका है, इसको डिटेक्ट किया जा चुका है। पाई मेसोन होता है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई न्यूट्रल, ठीक। पाई मेसोन का मास बहुत बड़ा होता है, उसको डिटेक्ट किया जा चुका है। बोसोन पे भी रिसर्च चल रहा है, बोसोन पे। इन तीनों को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स है, बट इसके पास मास होता है और ये मास डिटेक्ट किया जा चुका है। इसका मास वो सब सिलेबस में है नहीं, कभी होगा तो बताएंगे। तो एक्सचेंज पार्टिकल उसको बोलते हैं। कहीं पूछता है जीके जीएस में या कहीं अगर थ्योरेटिकल चीज में उसको लिख देते हैं, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम इसको मेसोन थ्योरी क्या होता है, युकावा थ्योरी ऑफ मेसोन क्या होता है। बाकी में नोट्स में दिया बट मैंने उसको कट कर दिया है, तो वो तुमको नहीं पढ़ना है, वो तुमको नहीं पढ़ना। ओलंपियाड वगैरह में कभी कभी पूछता है, बाकी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स बाय फोर्स, दो तरह से हमने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया। एनर्जी के टर्म में बाइंडिंग एनर्जी जो निकल गया उसी कारण स्टेबिलिटी गेन हुआ, फोर्स के टर्म में न्यूक्लियर फोर्स जो उसको बांधे हुए, ठीक। अब हम देखना चाहते हैं जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं सारे, और जो हमारे देखना चाहते हैं जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस जो है वो जब अनस्टेबल होते हैं वो क्यों होते हैं और वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, ठीक। हमारे न्यूक्लियस जो होते हैं नेचर में जितने पाए गए हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो क्यों होते हैं अनस्टेबल? मतलब उनमें कुछ स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं। अब बोलोगे अनस्टेबल क्यों होता है, तुम कुछ अनस्टेबल क्यों होता है? तो मान लो एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, तो क्या अनस्टेबल होगा? यस सर। होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब है रिपल्सन ज़्यादा, और रिपल्सन ज़्यादा होने का मतलब है वो अनस्टेबल होगा। तो वो क्या चाहेगा
कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना दो, यस सर। तो वो अपने स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। उसी तरह से हर चीज़ का उसका कारण होता है, उसका स्टेबिलिटी होने या ना होने का एक कारण होता है, पेयरिंग इफेक्ट होता है, स्पिन होता है। क्या बताया, अगर पैरेलल स्पिन है, अगर पैरेलल स्पिन है अट्रैक्शन ज़्यादा है, एंटी पैरेलल स्पिन, तो क्या चाहेगा कि इसको पैरेलल को बना दे एंटी पैरेलल, वो कुछ करेगा अपने अंदर ही, वो कुछ करता है ताकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाए। वो क्यों होता है और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि अभी जो बताऊंगा उसी के बेसिस पे मैं कल की क्लास में इसी को एक्सटेंड करेंगे। यहीं से लॉजिक डेवलप होता है कि क्यों अल्फा डीके होता है, क्यों बीटा माइनस डीके होता है, क्यों बीटा प्लस डीके होता है, क्यों के कैप्चर होता है और क्यों गामा डीके होता है। सबका कारण यहीं से आता है। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि हम जितने भी नेचर में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जितने भी नेचर में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, हमने सबको एक टेबल में डालने की कोशिश की और हमने क्या पाया, देखो हमने क्या पाया। नेचर में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगर आप उन सबको देखें, उनमें कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। स्टेबल अनस्टेबल मतलब क्या है, जो खुद को बदल रहा है, जो खुद को बदल रहा है उसको बोलते हैं अनस्टेबल। जो एक ही जैसा बना उसको बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, सो जितने भी न्यूक्लियाई नेचर में पाए जाते हैं, जितने भी न्यूक्लियाई नेचर में पाए जाते हैं, हमने सबको क्या किया, ये किया, हमने सबको फाइंड किया और इस तरह से किया। कैसे किया, जितने भी न्यूक्लियाई नेचर में पाए जाते थे, हमने उन सबको एक चार्ट पे डाला, हमने उन सबको एक चार्ट पे डाला। यहां लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n, यहां लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन p, यहां लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n और यहां लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन p। हमने इस सबको एक चार्ट में डाला। तो चार्ट में डाला तो किस तरह आया, जरा देखो। जब हमने इसको चार्ट में डाला तो किस तरह से आया, तो चार्ट में डाला तो इस तरह से आया, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। एक काम करो, पहले इसको इस तरह बनाते हैं, समझना। जितने भी नेचर में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, सबको जब यहाँ पे प्लॉट किया गया तो इस तरह से आया। आपको ये जो न्यूक्लियाई दिख रहा है ना, हर डॉट का मतलब एक न्यूक्लियाई है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मतलब इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है सम p सम n, सम p सम n। ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाई है। ये सब क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। जो इस फॉर्म में दिखा है वो सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। ये एंगल 45 डिग्री है। क्या है ये, 45 डिग्री है, यानी n/p 1 से ये जाके थोड़ा सा डिविएट करता जाए। ठीक है, उसके बाद इसके चारों तरफ कुछ इस टाइप से न्यूक्लियाई हैं। कौन कौन से, कुछ न्यूक्लियाई इसके ऊपर पाए जाते हैं, कुछ न्यूक्लियाई इसके नीचे पाए जाते हैं। इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये जो न्यूक्लियाई दिख रहा है ना, जो इस रेड वाले, इस ब्लू वाले न्यूक्लियाई के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे है, ये सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं।
समझ रहे हो? ये होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है, स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जहां जहां स्टेबल न्यूक्लियाई चल रहा है n/p रेशियो, उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये न्यूक्लियाई, तो सब अनस्टेबल होते हैं। इसके बाद सारे न्यूक्लियाई, इसके बाद सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल ही होते हैं। तो समझो ये सारे न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इसके ऊपर अनस्टेबल, इसके नीचे अनस्टेबल, यहां तक, और यहां के ऊपर सारे अनस्टेबल होते हैं। ये नेचर में पाया गया था। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या देखा गया, यहां 3 टाइप के कारण है। एक ये कारण है, दूसरा इसके ऊपर का एक कारण है ये, और तीसरा इसके नीचे का एक कारण है। समझ रहे हो? 3 रीजन है। स्टेबिलिटी का एक लाइन है, जब तक ये स्टेबल है उसके ऊपर इसके नीचे। यानी कि हम कह रहे हैं इसके इनस्टेबिलिटी का मेन कारण क्या है, इसके अनस्टेबल होने का मेन कारण क्या है? इसकी साइज बहुत बड़ी है। दिस अनस्टेबिलिटी, दीज आर अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज। लार्ज साइज से क्या होता है? लार्ज साइज से क्या होता है? लार्ज साइज से यह होता है कि जो आपका प्रोटॉन है, जो पेरिफेरी पे है, जो आपका प्रोटॉन पेरिफेरी पे है, उनके बीच की दूरी न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा हो जाती है। उनके बीच में रिपल्सन तो ऐड कर रहा है। तो बिकॉज इसकी साइज बड़ी है, इसका मास नंबर बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है। बिकॉज इसका रेडियस बड़ा है, इसका डायमीटर बड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहां न्यूक्लियर रेंज से बाहर चला जाता है। तो क्या होगा? रिपल्सन तो भी ऐड कर रहा है। तो ये क्या चाहेगा? ये 2 काम चाहेगा। दिस न्यूक्लियस, दिस इज एनर्जेटिकली नॉट गुड, दिस इज एनर्जेटिकली नॉट गुड। तो इसका मेन कंसर्न क्या है? अपना साइज घटाना चाहता है। इसका मेन स्टेबिलिटी गेन करने का प्रोसेस क्या होगा? साइज घटाओ, साइज घटाओ, साइज घटाओ। क्योंकि साइज इसको घटाना सबसे बड़ा इसका प्रायोरिटी है। समझ रहे हो ना? यस सर। ये 2 चीज, साइज छोटा करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा ना। साइज छोटा करेगा और इसमें घुस जाएगा। यहां पर मान लो ये न्यूक्लियाई है, अपना साइज घटाएगा, एक बार में नहीं घटे, 2 बार में घटा के यहां घुस जाएगा। इसको ब्लू में आना है, इसको ब्लू तक आना है, इसको भी ब्लू तक आना है, इसको भी ब्लू, सबको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्लू पहुंचना है। इसको नीचे आना होगा, इसको ऊपर जाना होगा। इस न्यूक्लियाई को थोड़ा ऊपर जाना होगा, इस न्यूक्लियाई को थोड़ा नीचे आना होगा। इस न्यूक्लियाई को ऊपर नीचे कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सबसे पहले तो यहां आना होगा या यहां आना होगा। इस न्यूक्लियाई को या तो यहां पहुंचे पहले, या फिर यहां पहुंचे पहले, उसके बाद ही, या फिर डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाए, यही ना? यस सर। यहां ये कुछ भी कर लेगा, अप डाउन कुछ नहीं। उसको मेन मास घटाना है, और जब मास घटाना होता है तो अल्फा डीके देता है। इसका मेन जो है, इसका रेडियस ज्यादा है, दिस इज मोर देन, दिस इज एक्सीड्स द डायमीटर। हम कह सकते हैं डायमीटर एक्सीड्स न्यूक्लियर रेंज। डायमीटर न्यूक्लियर रेंज को एक्सीड कर जाता है। इसीलिए यहां पर साइज घटाना है, साइज डिक्रीज करना इसका। इट ट्राइज टू डिक्रीज साइज, इट साइज डिक्रीजेज, इट देयरफॉर इट डिक्रीजेज साइज, डिक्रीजेज साइज। साइज डिक्रीज मतलब क्या है? मास नंबर को डिक्रीज करना, और मास को डिक्रीज करने के लिए देगा अल्फा डीके। देखेंगे कैसे होता है। अल्फा डीके ये देगा, जिसका भी साइज बहुत बड़ा होगा वो अल्फा डीके देगा। ठीक, तो पहला होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके उस न्यूक्लियस के लिए वैलिड है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो जिसका साइज बड़ा होगा, जैसे डायनासोर,
डायनासोर जो विलुप्त हो गए उसका कारण उनका साइज था, वो बहुत बड़े बड़े साइज के हो गए थे। ठीक, तो बहुत बड़ा साइज अच्छा नहीं होता, उसको थोड़ा अपना साइज घटाना चाहिए था। वजन इसका बहुत ज़्यादा है, ये अल्फा डीके देगा। बीटा माइनस या बीटा प्लस से इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीटा माइनस और बीटा प्लस में मास नंबर नहीं बदलता है, रेडियस नहीं बदलेगा। तो पहला काम ये अल्फा डीके देगा। दूसरा काम ये क्या करेगा कि प्रोटॉन्स को अंदर लाएगा और न्यूट्रॉन्स को बाहर रखेगा। प्रोटॉन को अंदर लाएगा, ये कोशिश करेगा कि सरफेस पे न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन ना हो, क्योंकि अगर प्रोटॉन सरफेस पे है तो रिपल्सन ऐड कर रहा है। बट अगर न्यूट्रॉन सरफेस पे है तो भले वो न्यूक्लियर रेंज नहीं है, कम से कम रिपल्सन तो ऐड नहीं कर रहा है। वो ये चाहेगा कि हर प्रोटॉन के बीच की दूरी एक कम से कम न्यूक्लियर फोर्स से बंधी हुई रहे। तो वो क्या चाहते हैं, एक तो अल्फा डीके देगा और दूसरा इट ब्रिंग्स प्रोटॉन्स inside and transfers neutrons on the surface। सही है ना? अब देखो, ये तो क्राइटेरिया दिख रहा है, ये 45 डिग्री पे होता है। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये 45 डिग्री पे होता है। यानी जब यहां पर n/p रेशियो, जब यहां n/p रेशियो 1 है तो ए स्टेबल है। यहां पर देखो n/p रेशियो 1 है तो स्टेबल है। हालांकि यही रेशियो यहां पर लगभग कितनी हो जाती है, 1.1 या 1.2 हो जाती है। यानी लोअर स्टेट में बहुत दूर तक क्या होता है, n/p रेशियो 1 में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, स्टेबल होता है। जहां भी n/p रेशियो 1 से बड़ा होता है, जहां भी n/p रेशियो 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? n/p रेशियो 1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है लोअर स्टेट में, अगर लोअर मास है, अगर मास नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो n/p 1 होना या थोड़ा सा ऊपर जाके इस पॉइंट पे n/p का स्टेबिलिटी वैल्यू 1.2 है या 1.1 है, बट यहां से लेके बहुत दूर तक 1 ही है। बट पर्टिकुलर पॉइंट पे मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली, अगर n/p रेशियो 1 है, किसी पॉइंट पर n/p रेशियो 1 है तो स्टेबल है, उसे पेयरिंग होता है। अगर n/p 1 से बड़ा है तो भी अनस्टेबल, 1 से छोटा है तो भी अनस्टेबल। तो अगर ये इस पोजीशन पर है, अगर ये यहां पर है, यहां का कोई न्यूक्लियाई ले लो, ये न्यूक्लियाई, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसकी n/p रेशियो जितनी होनी चाहिए उससे कम है। n/p रेशियो स्टेबिलिटी के लिए जितनी होनी चाहिए यहां, ये उससे कम है ना, उसके नीचे है ना, है ना? Yes, sir. इसकी n/p रेशियो इज लेस देन the value required for stable, value required for stability। जितनी स्टेबिलिटी की वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू से कम है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा, ये क्या चाहेगा, n/p को बढ़ाए, ये क्या चाहेगा, n/p को बढ़ाए और थोड़ा सा ऊपर चले जाए और इस स्टेबिलिटी जोन में घुस जाए। तो ये चाहेगा इट ट्राइज टू इंक्रीज इट्स n/p रेशियो। कैसे? ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन बना देगा। ये एक प्रोटॉन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन में। हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन में। ये अपने अंदर एक प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन में। इस प्रोसेस में बीटा प्लस एमिट होता है, बोलते हैं बीटा प्लस डीके। अगर ये कर देगा तो क्या होगा बताओ, ये प्रोटॉन n/p था पहले, यहां पे थोड़ा कम था, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बन गया, तो एक प्रोटॉन घट गया ना और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया ना। अगर एक प्रोटॉन इसके अंदर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से घट जाएगा? Yes, sir. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक से बढ़ जाएगा, तो n/p बढ़ गया ना, तो ऊपर चला जाएगा, Yes. ऊपर चला जाएगा। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा करेगा। मान लो यहां पर था, एक बार n/p किया, यहां आ गया, फिर एक बार n/p कर, यहां चला जाएगा।
तो ये क्या करेगा, बीटा प्लस डीके देगा, ये क्या करेगा, बीटा प्लस डीके देगा। अब जरा इसको देखो, इसको देखो, ये क्या करेगा, यहां पर n/p रेशियो इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, है ना। स्टेबिलिटी के लिए जितना n/p चाहिए था ये उससे ज्यादा है, ये जरूरत से ज्यादा है। इसकी प्रॉब्लम मास नहीं है, इसकी प्रॉब्लम मास नंबर नहीं है, ये बहुत पास है, स्टेबिलिटी के बहुत पास है। बट ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि n/p का रेशियो यहां जो चाहिए था, इसकी n/p उससे ज्यादा है। तो इसका प्रयास क्या होगा, नीचे आए, यहां से क्या करें, नीचे आए। ये क्या चाहेगा, नीचे घुसे, इसको n/p घटाना पड़ेगा। इट वुड ट्राई टू डिक्रीज n/p, it would try to decrease n/p to gain stability। इसका मतलब ये क्या चाहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक से घटा दे और नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक से बढ़ा दे। यानी ये क्या चाहेगा, एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन बना दे, अपने अंदर एक न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर दे प्रोटॉन में, तो उसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक घट गई और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक नया क्रिएट हो गया, बढ़ गया। तो ये रेशियो क्या होगा, घट जाएगा ना। यस सर। इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके का एक दूसरा अल्टरनेटिव वे होता है, उसको बोलते हैं के कैप्चर। क्या बोलते हैं, बीटा प्लस डीके का एक अल्टरनेटिव, उसको बोलते हैं के कैप्चर। देखेंगे क्या होता है, अभी बस सिर्फ नाम बता रहे हैं। चाहे अल्फा डीके हो या बीटा माइनस डीके हो या बीटा प्लस डीके हो या के कैप्चर हो, उसके बाद एक स्टेप बच जाता है, उसके बाद एक और स्टेप होता है, उसको बोलते हैं गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, उसके बाद होता है अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस या के कैप्चर इज फॉलोड बाय गामा डीके। अब समझो इस बात को, तीन कारण है इसका। जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, साइज घटाना। जो सबसे बड़ा है उसका काम है साइज घटाना, तो वो अल्फा डीके देगा। जो स्टेबिलिटी के इस ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे है, वो क्या करेगा, उसको n/p से ही काम चल जाएगा, उसको साइज नहीं घटाना है। ये क्या करेगा, n/p को घटाना चाहेगा बीटा माइनस डीके देने से। बीटा माइनस डीके देने से n/p घटता है, बीटा प्लस डीके देने से n/p बढ़ता है, ठीक। और बीटा प्लस का ही दूसरा वे है के कैप्चर। अब क्या होता है हम पढ़ेंगे, देखेंगे बाद में। मान लो एक न्यूक्लियर यहां पर है और इसको यहां पर स्टेबिलिटी जोन में घुसना है। ये पहला काम क्या करेगा, अल्फा डीके देगा। ये पहला काम क्या करेगा, अल्फा डीके देगा, इसका साइज घट जाएगा। क्यों घटेगा, जब भी अल्फा डीके होता है तो मास नंबर 4 से घटता है, 2He4। अल्फा डीके मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा डीके होता है 2He4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाता है, तो मास नंबर 4 से घट गया ना, मास नंबर 4 से घट गया। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल तो मास नंबर 4 से घट गया, तो साइज घट गया ना। जब मास नंबर होगा a टू द पावर 1/3, रेडियस प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, a - 4 हो गया, तो रेडियस तो घट गया ना। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा करेगा। एक अल्फा डीके दिया, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर, थोड़ा पास आया, उससे नहीं हुआ, दोबारा देगा अल्फा डीके। जरूरत पड़ा तो थर्ड टाइम देगा, और मान लो थर्ड टाइम बाद यहां पहुंच गया, पहले यहां आएगा, उसके बाद अगर यहां पहुंचा था तो अब क्या करेगा, बीटा माइनस देगा, अब यहां चला गया। तो 4 स्टेप हो गया। पहले अल्फा दिया, नजदीक आया, पहले तो इस रेंज के भीतर घुसेगा, उसके बाद ही सोचेगा बीटा माइनस या बीटा प्लस का। अल्फा दिया, यहां आया, फिर अल्फा दिया, यहां आया, फिर अल्फा दिया, एक बार अंदर घुस गया, अब बीटा माइनस या यहां पहुंचता तो बीटा प्लस देता। याद रखना, जैसे जैसे वो दूर से नजदीक आता जाएगा ब्लू की तरफ, उसका डीके कांस्टेंट घटते जाएगा और हाफ लाइफ बढ़ते जाएगा। याद रखना, इसका अगर 1 साल था
सर इसका डीके कांस्टेंट जानते हो क्या होता है? डीके कांस्टेंट का नाम सुना है कभी? Yes. इस न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ये न्यूक्लियस जो पहला के बाद वो ज्यादा स्टेबल होगा, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। अभी भी अनस्टेबल है बट इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा और ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस होते जाता है, समझो अगर ए बना बी, बी बना सी, सी बना डी और डी है स्टेबल, मान लो ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी और डी है स्टेबल, तो इसकी ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसका मतलब है इसका हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ मतलब क्या, 50% डीके करने का टाइम इसका सबसे कम होगा, या इसका डीके कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, ये इसका सबसे हाई होता है, ये हाई अनस्टेबल होता है, उससे ये लेसर होता है, उससे ये और लेसर होता है। फिक्स वैल्यू पे कम होता है ना, क्या चीज? हाफ वैल्यू पे रिड्यूस होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितने टाइम में वो हाफ डीके कर जाएगा, 50% डीके कर जाएगा। Yes. बस ये समझो, अगर हम तुमको कभी क्वेश्चन पूछे और उसमें जो है हम वैल्यू ना दें, बट हर हमको अगर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, ये स्टेबिलिटी और ये अनस्टेबल से हम स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, जब हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, हम जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और यहां पहुंच के तो 100% स्टेबल हो जाएगा, इसका हाफ लाइफ इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। लेकिन हर स्टेप के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है, पहले से नया जो न्यूक्लिया होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इसका n/p रेशियो का, ये हो गया अल्फा, इसको याद रखना, अल्फा डी के, बीटा माइनस डी के, बीटा प्लस डी के, ठीक है। और के कैप्चर क्यों होता है वो सब भी बताएंगे, सबका कारण क्या होता है, ठीक है। तो 92U238 क्या देगा? अल्फा या बीटा माइनस या बीटा प्लस क्या देगा? सर वो नीचे आएगा, उसका मास कम करेगा। अरे यहां पर है ये 92U238, इसकी साइज इतनी बड़ी है, इसकी साइज पहले अल्फा देगा, बाद में जो देना है देगा, ठीक है, बाद में जो देना है सो देगा, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, तो ये होता है इसका प्रोसेस, ये इसका प्रोसेस होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अल्फा डीके क्या होता है। अब हमको क्या पढ़ना है, अभी तक हमने मैथ नहीं पढ़ा है। अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जो तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पता नहीं हुआ है कि जब होगा पता नहीं, वो सब इसमें हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमको अब बच गया है, जो लास्ट हमारा मैथमेटिकल लॉ है। बाकी थ्योरेटिकल हमने सब कुछ कर लिया है, थ्योरेटिकल हमने सब कुछ कर लिया है। अल्फा डीके माइनस डीके क्यों होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर साइज बड़ा है और साइज बड़ा अच्छा नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियर रेंज के बाहर चला जाता है। तो साइज बड़ा होना, इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे ये देखें तो याद रखना, इसके ऊपर, किसके ऊपर हमने देखा था, इसके ऊपर Z = 83, Z = 83, ये कौन सा है, बिस्मुथ। बिस्मुथ के ऊपर कोई भी न्यूक्लिया नहीं होता जो स्टेबल हो, नो न्यूक्लिया आफ्टर Z = 83, नो न्यूक्लिया इज स्टेबल। Z = 83 के बाद हर न्यूक्लिया अनस्टेबल ही होता है, हर न्यूक्लिया क्या होता है, अनस्टेबल ही होता है, ठीक है। तो लोअर में n/p रेशियो 1 होता है तो स्टेबल होता है, उससे ज्यादा भी अनस्टेबल, उससे कम भी अनस्टेबल, ज्यादा है तो घटाएगा, कम है तो बढ़ाएगा। हम ये जानेंगे कल की क्लास में अल्फा डीके क्या होता है, बीटा माइनस डीके क्या होता है, बीटा प्लस डीके क्या होता है, के कैप्चर क्या होता है और गामा डीके क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दैट इज परसों न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाएगा, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को हम हो सकता है क्लास नहीं लेंगे तुम लोग का,
फ्राइडे को वैसे भी पूरा पता चल जाएगा कि IIT में कितना सिलेबस घटा, नहीं घटा, कब होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। वैसे इस टॉपिक के बाद हम एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले। अब एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक में पढ़ाएंगे तो सब कुछ, पर जो सिलेबस में डिलीट नहीं हुआ वो पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो नोट्स में भी तुमको हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमको 2 चीज़ पढ़ाना है, अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस, के कैप्चर। और हर प्रोसेस में कुछ खास चीज़ है, हर प्रोसेस में कुछ खास चीज़ है, ऐसा खास चीज़ है जो तुमको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट बनाना है। और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के, ठीक है।